स्टूडेंट अब आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहमियत रखने वाले टॉपिक की तरफ। मेरे इस लेक्चर का सबसे क्लास का टॉपिक है ये, दैट इज रियल एंड अपेरेंट वेट। रियल एंड अपेरेंट वेट ये वो टॉपिक है जिसे एफएससी में सिर्फ जाहिरी तौर पे पढ़ा जाता है। आज मैं आपको इसका फैक्ट बताऊंगा, हकीकत में चीज क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले एक टर्निंग पॉइंट से। व्हाट इज मेंट बाय रियल वेट? रियल वेट क्या है? तो याद रखिएगा, रियल वेट होता है W इज इक्वल टू mg, जिसका मतलब ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक बॉडी के मास पे और दूसरा द वैल्यू ऑफ g पे। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या दुनिया में हर जगह g एक जैसा है? नहीं ना। तो पता चला कि रियल वेट भी जगह जगह जैसे जैसे मूव करेंगे g चेंज होगा तो रियल वेट भी चेंज होगा। तो मेरा दूसरा सवाल यही था, कैन रियल वेट ऑल्सो चेंजेस? यस। यहां से हमारा स्टार्ट होता है। मैं पहले बुक से थोड़ा सा हटके पढ़ाऊंगा क्योंकि हमारी किताब से हटके क्वेश्चंस आते हैं। तो W इज इक्वल टू mg रियल वेट के हवाले से मैंने आपके लिए यहां पर सबसे पहले रखा हुआ है कि सपोज करें, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर कोई शख्स सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पे मूव करता, सपोज करें मैं अर्थ की बात कर लेता हूं, ये अर्थ है स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने इसको एक स्फीयर के तौर पे ड्रॉ किया है, लेकिन हकीकत में द अर्थ इज लाइक दिस। इसका मतलब ये है कि दर हकीकत अर्थ एक पिचके हुए बॉल की तरह होती है जिसका रेडियस थ्रू आउट एक जैसा नहीं होता। तो आइए देखते हैं, जी का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, GM/R², जो अक्सर हमें हमारे टीचर करवाते थे, गुलाम मोहम्मद डिवाइडेड बाय रसूल का स्क्वायर। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है, G इज इक्वल टू GM/R²। देखिए जी क्या है, जी एक कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ वो भी कांस्टेंट है, लेकिन रेडियस, अब आप कहेंगे रेडियस भी तो कांस्टेंट है, लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि अगर मैं अर्थ को हकीकत में ड्रॉ करूं, इट्स नॉट अ स्फीयर, इट इज जस्ट लाइक अगर किसी फुटबॉल को पिचका दिया जाए तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसका मतलब अगर कोई शख्स यहां पर मूव करता है तो याद रखिएगा हर पॉइंट पर उसका रेडियस एक जैसा नहीं होगा, मुख्तलिफ होगा। यहां पे सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कम होता जाएगा, और यहां पे सबसे कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे R चेंज होगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ G चेंज होगी। तो आज हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई शख्स जमीन की सरफेस पर भी मूव करे, वो दूर भी ना जाए, सरफेस पर ही सिर्फ मूव करे, तो R चेंज होगा, और R चेंज होगा तो अगर R चेंज होगा तो G चेंज होगा, और अगर G चेंज होगा तो फिर रियल वेट चेंज होगा। तो आइए देखते हैं, ये पॉइंट जहां पे रेडियस मैक्सिमम है, इस पॉइंट को इक्वेटर का नाम दिया जाता है, इसलिए मैंने इसको R इक्वेटर लिखा। ये पॉइंट जहां पे रेडियस सबसे कम है, इसे हम पोल का नाम देते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल आप जानते हैं। इस रेडियस को RP का नाम दिया। अब आप मुझे बताइए कौन सा रेडियस बड़ा? देखिए कौन सा रेडियस बड़ा। तो आइए देखते हैं, एज इवन ऑन अर्थ R चेंजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, क्योंकि आप जब इक्वेटर पर होंगे तो R मैक्सिमम होगा, और जब R मैक्सिमम होगा तो G क्या होगा? G क्या होगा बोलो? बिल्कुल मिनिमम होगा। और जब मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं तो R डिक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे R डिक्रीज करता जाएगा G की वैल्यू बढ़ती जाएगी और रियल वेट भी बढ़ता जाएगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एट इक्वेटर एज R इज इक्वल टू मैक्सिमम, सो G इज इक्वल टू मिनिमम, एंड हेंस रियल वेट विल बी मिनिमम बट नॉट जीरो। जीरो नहीं होगा लेकिन मिनिमम होगा। और अगर मैं पोल की बात करूं तो याद रखिएगा R मिनिमम होता है, सो G मैक्सिमम होगा, एंड हेंस रियल वेट विल बी मैक्सिमम एट द पोल्स। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अमूमन एफएससी में पढ़ा नहीं होता, एंटी टेस्ट में हम आपको ये सिखाते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया। अब बात करते हैं डेप्थ की। डेप्थ किसको कहते हैं? डेप्थ से मुराद ये कि अगर कोई शख्स जमीन के सेंटर की तरफ मूव करे और मूव करता हुआ वो कुछ डिस्टेंस डीप ट्रेवल करे तो वो डेप्थ की तरफ जा रहा है। तो याद रखिएगा डेप्थ की तरफ जब भी वो जाएगा तो हम जो रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज G विद डेप्थ इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D/R। अब सपोज करें D R/2 के बराबर है, मुराद ये कि मैं यहां से चलता आया और मैंने D इज इक्वल टू R/2 कवर किया। आइए वैल्यू प्लेस करते हैं, क्या होता है जी, मैं D की जगह R/2 प्लेस करूंगा, ये R से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 1/2। आप सब जानते हो 1 में से हाफ जाए तो हाफ रह जाता है, जवाब आया G/2। इसका मतलब मजे की बात ये है कि जब आप डेप्थ की तरफ जा रहे हैं तो G क्या कर रहा है? बोलें G क्या कर रहा है? G डिक्रीज कर रहा है। और अगर G डिक्रीज कर रहा है तो कॉमन सेंस की बात है कि रियल वेट भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अगर मैं सेंटर पर आ जाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर पर, तो आप यहां पे जो ही
आर पुट करेंगे तो आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 0 जाएगा, तो आपके पास जी की वैल्यू 0 जाएगी, रियल वेट 0 जाएगा। तो पता चला द रियल वेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोगों ने याद रखना है। तो एट सेंटर ऑफ द अर्थ रियल वेट इज 0 बिकॉज जी बिकम्स 0। स्टूडेंट्स, यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं वही 9th क्लास वाला विद एल्टीट्यूड। ये तो आप सबको फिंगर टिप्स पे होगा, GM/R + H होल स्क्वायर के। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी तो आप सब जानते हैं ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, तो ये फैक्टर कम होता जाएगा। तो विद इंक्रीज इन हाइट जी डिक्रीजेस एंड हेंस रियल वेट डिक्रीजेस। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए कि रियल वेट जो है, अभी मैंने बुक का टॉपिक स्टार्ट नहीं किया रियल एंड अपेरेंट वेट, ये मैंने आपको वो बातें बताई जो हमारी बुक में कहीं पे भी नहीं है, लेकिन एंटी टेस्ट में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अ पर्सन गोज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। कहां से जा रहा है? इक्वेटर। अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। आप सब जानते हैं ये इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया? ये पोल हो गया। अब आप मुझे बताएं, अगर वो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा होगा तो रेडियस क्या कर रहा होगा? रेडियस डिक्रीज कर रहा होगा, और अगर रेडियस डिक्रीज कर रहा है तो जी इंक्रीज कर रहा होगा। रियल वेट क्या होगा? रियल वेट विल इंक्रीज, सो बीटा इज द ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमूमन बच्चे इसका जवाब अजीबोगरीब भी देते हैं। पर्सन मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हिज रियल वेट। तो बच्चे फौरन कहेंगे भाई सरफेस ऑफ द अर्थ पे मूव कर रहा तो फिर तो उसका वेट चेंज नहीं होना चाहिए, इट विल रिमेन द सेम। तो हम ये बात इस पीछे वाली पूरी स्लाइड में हमने यही बात बारहा देखी कि जनाब अगर कोई सरफेस ऑफ अर्थ पर भी मूव करेगा तो आर के चेंज की वजह से उसका रियल वेट चेंज होगा। इसका मतलब हिज वेट मस्ट चेंज, इंक्रीज कर सकता, डिक्रीज कर सकता। एक और क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रियल वेट बिकम 0। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां पे रियल वेट 0 जाता है, दैट इज सेंटर ऑफ अर्थ। इसके अलावा कहीं और नहीं हो सकता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, अब आया एक बहुत क्लास का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आमतौर पे जिसे कहा जाए लोग मैथमेटिकली समझाते हैं, मैं आज आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाऊंगा, आपने मेरे साथ रहना। क्वेश्चन ये है, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, इसका मतलब अगर अर्थ रोटेट करना स्टॉप कर जाए तो फिर रियल वेट एक पर्सन का क्या होगा? अब याद रखिएगा, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए गरोहे जिन्नवंश, तुम अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। और मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला का करम क्या है कि अल्लाह ताला ने जमीन को उसके एक्सिस के गिर्द रोटेशन पर लगा रखा है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ग्रेविटी प्रोड्यूस करना हरगिज नहीं है। इसका मकसद बुनियादी तौर पे क्या है? देखिए, सपोज करें यहां पर आप हैं और आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है विद ग्रेविटी, सपोज करें 10,000 न्यूटन की फोर्स है। अब ये बहुत बड़ी फोर्स है, इतनी बड़ी फोर्स की वजह से आपका चल पाना ही बड़ा मुश्किल है, कदम उठाना ही बहुत मुश्किल होगा, आप तो स्टिक कर जाएंगे अर्थ के साथ। तो आपको बहुत बड़ी एनर्जी जाया करनी पड़ेगी मोशन के लिए। अल्लाह ताला ने जमीन को उसके एक्सिस के गिर्द रोटेट करवा कर क्या किया हुआ है कि आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज, सपोज करें यहां पे मैं कोई भी बॉल रख दूं और ये अगर स्फीयर अचानक रोटेट करे तो ये बॉल कहां जाएगा? ये आउटवर्ड जाएगा। इसका मतलब ये कि जब आप यहां पर थे तो इस रोटेशन की वजह से आप पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड डिपेंड करिए स्पीड ऑफ रोटेशन पर। अल्लाह ताला ने स्पीड ऑफ रोटेशन ऐसी सेट कर रखी है कि सपोज करें ये आपके पास 5000 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब 10,000 में से 5000 न्यूटन जब जाएगा तो सिर्फ 5000 न्यूटन रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला के करम से इस रोटेशन की वजह से हमारा जो वेट अपीयर हो रहा है वो 10,000 नहीं है बल्कि सिर्फ 5000 है, जिसकी वजह से कंपैरेटिवली हमारे लिए जहां पे चलना आसान है। अब खुद ही सोचिए कि अगर ये रुक जाए और रोटेशन ना हो तो फिर क्या होगा? फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगी, तो फिर मुकम्मल तौर पे असल ग्रेविटी एक्ट करेगी तो हमारा वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की, तो इसका जवाब क्या होगा? इट विल इंक्रीज। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हर दिन दोबारा बताता हूं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एन आउटवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ पर्सन विच मिनिमाइजेज एफ एंड हेंस नेट फोर्स डिक्रीजेज, बट इफ अर्थ स्टैंड स्टिल, तो याद रखिएगा हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो 0 जाएगी और फोर्स एक्ट्स कंप्लीटली, सो रियल वेट इंक्रीजेज अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो इसका उल्टा भी किया जा सकता है कि अगर स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा दी जाए तो फिर क्या होगा? फिर हमारा रियल वेट कम होने लग जाएगा क्योंकि बाहर वाली फोर्स बढ़ने लग जाएगी और नेट फोर्स कम होगी। नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट, अब आते हैं द टॉपिक ऑफ द रियल एंड अपेरेंट वेट विच इज इन आवर टेक्स्ट बुक इज अबाउट द ऑब्जेक्ट्स विच व्हेन मूव
within such a height where g remains same, then due to the accelerated motion an apparent change occurs in the weight which is known as apparent weight. तो याद रखिएगा, जमीन से हम एक बहुत बड़े डिस्टेंस पे जाएं तो फिर कहीं जाके जी में वाकई कोई बहुत बड़ा चेंज आता है अप्रिशिएबल, तो उसके अंदर अंदर कोई लिफ्ट मूव कर रही हो या हम मूव कर रहे हो जहां पे जी कांस्टेंट रहे, तो अब लिफ्ट की अपवर्ड और डाउनवर्ड एक्सलेशन की वजह से जो अपेरेंट वेट में जो चेंज आता है उसे हम लोग रियल एंड अपेरेंट वेट के हवाले से टॉपिक को देखते हैं। इसमें डिफरेंट केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, इफ एलिवेटर इज असेंडिंग, असेंडिंग का मतलब वो ऊपर जा रही है, विद एन एक्सलेशन ए, तो हम क्या रिलेशन लिखते हैं, टी अपेरेंट वेट, टी अपेरेंट वेट है यहाँ पे, रियल वेट में प्लस करेंगे एम ए को, इसका मतलब अपेरेंट वेट बड़ा होगा किससे, रियल वेट से। अगर आप अपवर्ड मूव करें और एक्सलेटेड मोशन आपके पास है, इसे टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए भी लिखा जा सकता है। इसका एक स्पेशल केस देखते हैं। इफ ड्यूरिंग असेंडिंग ब्रेक्स आर अप्लाइड, अगर ब्रेक्स को अप्लाई किया जाए, अब होता ये है कि बच्चा अब आंखें बंद करके, यहां तक तो हमारी टेक्स्ट बुक है, हम बच्चा आंखें बंद करके ये मान लेता है कि जब भी अपवर्ड जा रहा हूंगा एक्सलेशन होगी तो अपेरेंट वेट रियल वेट से बड़ा होगा। ये देखिए, ये तब था जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी और एक्सलेशन आपके पास पॉजिटिव थी, लेकिन अगर ऊपर जा रहे हो मगर ब्रेक्स लगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, एक्सलेशन आपके पास नेगेटिव हो जाएगी। जो ही आप ए माइनस ए पुट करेंगे तो यहां पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, इसका मतलब अपेरेंट वेट रियल वेट से कम हो जाएगा। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपने याद रखना। सेकंड केस की तरफ चलते हैं, बहुत आसान है, बाय वन गेट वन फ्री। डिसेंडिंग का मतलब डाउनवर्ड आना है, तो डाउनवर्ड आ रहे होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एम जी माइनस एम ए हो जाएगा, ये माइनस है, जी माइनस ए, तो इसका मतलब अपेरेंट वेट जो होगा वो रियल वेट से कम होगा। इसका भी स्पेशल केस वही है कि अगर ब्रेक्स लगें तो फिर क्या होगा, ब्रेक्स लगेंगे तो इनवर्स प्रोसेस हो जाएगा, माइनस यहां पर भी आ जाएगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमारे पास अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। केस 3 की तरफ चलते हैं। इफ एलिवेटर फॉल्स फ्रीली विद एन एक्सलेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, फ्रीली फॉल करेगी तो आप चूंकि नीचे आ रहे हैं तो एम जी माइनस एम जी हो जाएगा, अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा, इसे वेटलेसनेस का नाम दिया जाता है। केस 4 जो कि हमारी बुक में फर्स्ट केस है, मैंने इसको लास्ट में बताया कि अगर एक्सलेशन ही नहीं है जिसका मतलब कांस्टेंट है वेलोसिटी, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो याद रखिएगा फिर कोई भी हमारे पास चेंज नहीं होगा, अपेरेंट वेट रियल वेट के बराबर होगा। क्यों, उसकी बुनियादी वजह, क्योंकि आप ये देखिए यहां पर भी अगर मैं एक ही जगह जीरो लिख दूं और यहां पे अगर मैं एक ही जगह जीरो लिख दूं तो हमारे पास टी इज इक्वल टू एम जी ही आएगा। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड सच दैट इट मूव्स विद एन एक्सलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 2g। व्हाट विल बी द रियल वेट ऑफ अ पर्सन ऑफ मैस m इन इट। अब मजे की बात ये है, टेक्निकल वर्ड उसने बोला रियल वेट, देखिए रियल वेट w इज इक्वल टू एम जी होता, तो ये तो आप अगर निकालेंगे भी तो अपेरेंट वेट होगा, इसका मतलब जवाब क्या होगा, डेल्टा। रियल वेट w is equal to mg, as neither m nor g are changing, so it means real weight will not change.